क्या पीएम मोदी फैला रहे हैं वैमनस्य? चुनाव प्रचार के बीच गंदी राजनीति। क्या जहरीली होती जा रही है देश की राजनीति? नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम राजनीतिक घमासान में। दर्शकों, आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं। सभी दलों ने अपनी खूब जोर आजमाइश की, कई तरह के मुद्दे दावे हवा में उछाले, कई तरह की बयानबाजियां भी हुई, कई तरह की बातें भी हुई। कई बातें धार्मिक उन्माद को बढ़ाने वाली थी तो कई बातें विकास पर भी रहीं। लेकिन हम बात करेंगे आज बीजेपी के दो बड़े नेताओं की। वह दो बड़े नेता आप सभी भी भली भांति उनसे परिचित हैं। वह दो बड़े नेता हैं, एक खुद पीएम मोदी और दूसरे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह साहब। दोनों लगातार रैली कर रहे थे। आज चुनाव है तो ये जरूरी हो जाता है कि हम इस बात पर भी चर्चा करें कि चुनाव प्रचार में देश के दो बड़े नेताओं ने क्या कुछ कहा या उनका चुनाव प्रचार किस रूप में आगे बढ़ते हुए समाप्ति की ओर गया। 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव है और आज छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव संपन्न हो रहे हैं। मतदान जारी है, तमाम दिग्गज जा रहे हैं मतदान करने। 25 नवंबर राजस्थान के चुनाव 48 घंटे पहले थमेंगे। लगभग 22 की मध्य रात्रि या 23 को या 22 के मध्य दोपहर से छत्तीसगढ़ में आज चुनाव हो ही रहा है। बात सबसे पहले छत्तीसगढ़ की करते हैं। दोस्तों, आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि जैसे हमारे घर के बड़ों के संस्कार होते हैं वैसे ही घर के छोटों के भी संस्कार होते हैं। ये बात अपने आप में हमारे सामाजिक परिवेश में प्रासंगिक है और सभी लोग इस बात को जानते हैं और मानते भी हैं। छत्तीसगढ़ में अमित शाह साहब पहुंचे रैली करने। उन्होंने तमाम तरह के मुद्दे जनता के बीच में रखे, तमाम दावे किए, तमाम वादे किए, भूपेश बघेल सरकार को लपेटा भी और उन पर हमला भी किया राजनीतिक। ये इस देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि ये मतभेद, वैचारिक मतभेद, कहना सुनना सिर्फ चुनाव प्रचार तक ही सीमित रहता है। उसके बाद शायद ही कोई इन वैचारिक मतभेदों, द्वेष, उन्माद, वैमनस्य को लेकर आगे बढ़ता होगा। इस देश की राजनीतिक सुचिता, सिद्धांत हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। राजनीतिक मतभेद जरूर होते हैं नेताओं में, लेकिन मनभेद नहीं होते। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं अमित शाह साहब की एक रैली की। अमित शाह साहब ने उस रैली में क्या कुछ कहा, हम बात उस पर कर रहे हैं। बात हम कर रहे हैं पीएम मोदी के विकास और भाजपा के धार्मिक ध्रुवीकरण की। पीएम मोदी अक्सर इस बात को कहते रहे हैं कि उनकी सरकार आने के बाद जो विकास कार्य हैं वो अधिक ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उनमें तेजी आई है। सक्रियता सरकार की बढ़ी है, अफसरों की सक्रियता बढ़ी है। अफसरशाही उस तरीके से सुस्त नहीं है जैसा पूर्व की सरकारों में होता था, ऐसा पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री का कहना है। लेकिन जब चुनाव प्रचार शुरू होते हैं तो यही भाजपा विकास के मुद्दों को पीछे छोड़ धार्मिक ध्रुवीकरण में लग जाती है। ऐसा लगता है भाषण के अंश सुनने के बाद। आप पहले भाषण के अंश सुनिए, उसके बाद तय कीजिएगा कि हमारी बात कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक गलत है, क्या आपकी विवेकशीलता कहती है और आपकी विवेचना किस निष्कर्ष तक पहुँचती है। तो आप पहले देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब का यह एक संवाद सुनिए जो उन्होंने छत्तीसगढ़ में जनता के साथ स्थापित किया। के राज में बेमेतरा एक लव जिहाद का केंद्र बना। साहू समाज, लोधी समाज और गोंड समाज की बेटियां
इनके निशाने पर है और सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। 17 तारीख को उलटफेर कर दो। भूपेश कक्का की सरकार की जगह कमल फूल की सरकार ला दो। मैं आपको वादा करता हूं कि ये जो लव जिहाद चल रही ना, करने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। बीरनपुर में सांप्रदायिक तत्वों ने भाई ईश्वर साहू के बेटे भुवनेश्वर को लॉन्च कर मार डाला और ऊपर से भूपेश कक्का के लोग वहां पर साहू जी को चेक लेकर गए, नौकरी लेकर गए और कहा कि आप न्याय की मांग मत करो। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं साहू जी को। इतनी गरीबी में भी उन्होंने कहा मुझे तेरा रुपया और नौकरी नहीं चाहिए, मेरे बेटे का न्याय चाहिए। और आज साजा में भरी सभा में मैं कहकर जाता हूं, भुवनेश्वर साहू को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। किसी को भी कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं है। मैं आज भूपेश कक्का को कहने आया हूं कि सांप्रदायिक ताकतों के लिए वोट बैंक की शरण में आप गए हो। छत्तीसगढ़ में न जाने कितने भुवनेश्वर साहू शहीद हो गए, मगर आपके माथे पर जू नहीं रहेंगे। मेरे परिवारजनों, जब मुख्यमंत्री अपने पूरे कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करते रहे, कुर्सी कैसे बचे। 5 साल वो कुर्सी बचाने में लगे रहे। जब दिल्ली दरबार राजस्थान में अपने ही नेता की कुर्सी गिराने में जुटा रहेगा, तब गली गली गांव गांव में ऐसी ही अराजकता फैलेगी जैसी राजस्थान में फैल रही है। कांग्रेस ने राजस्थान के नौजवानों को पूरी तरह से पेपर लीक माफिया के हवाले छोड़ दिया। राजस्थान में परीक्षा हो और पेपर लीक ना हो, ये असंभव सा हो गया। पेपर लीक माफिया के तार सीधे सीधे कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से जुड़े हैं। अभी तक तो काले कारनामों की लाल डायरी के ही चर्चे थे। अब लाल डायरी खुलने लगी है। आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? वो तो कहते थे लाल डायरी फेक है, अब उन्हीं के अक्षरों में लाल डायरी बढ़ चढ़ करके बोल रही है। क्या ये लाल डायरी पढ़ने के बाद एक भी कांग्रेसी जीतना चाहिए क्या? एक भी कांग्रेसी जीतना चाहिए क्या? मैं तो कहूंगा राजस्थान के लोग, इस चुनाव में कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति आए तो उसको 2 सवाल जरूर पूछे। एक, लाल डायरी का माजरा क्या है बताओ। ये लाल डायरी है क्या? ये लाल डायरी किसकी है? ये पहले तो तुम लाल डायरी का मना करते थे, अब तो सब निकलने लगा है। पूछोगे? हर कांग्रेस वाले घर घर आए तो पूछोगे?
आप तो देखे होंगे कि कुछ लोग जब ऐसे मैदान में उतरते तो कभी के बात करते कि भाई तुम्हारा क्या लगता है चुनाव में, तो बोले देखो मेहनत तो करता हूं, आखिर तो लक पे है। क्या कहते हैं? लक पर है। लक की बात करते हैं, नसीब कहते हैं कि नहीं कहते? भाई मैं करीब एग्जाम देकर के आया, अब तो बाकी तो लक ऊपर है, कितने मार्क आएंगे, ऐसा ही कहते हैं ना। अब कांग्रेस में ऐसा नहीं कहते हैं। कांग्रेस वाले कहते हैं कि यार लॉकर तो नहीं खुलेगा ना। अब वो लक की बात नहीं करते, उनको चिंता है कहीं लॉकर न खुल जाए और कहीं मोदी की नजर न पड़ जाए। लॉकर खुल रहे, लॉकर, और लूटा हुआ माल नजर आने लगा है। यहां राजस्थान में भी लॉकर से रुपयों का ढेर, और खाली रुपये नहीं, ढेर सारा सोना, किलो किलो के हिसाब से सोना। आपको विश्वास है ना, सोना वो आलू वाला सोना नहीं है, ये चोरी किया हुआ सोना है, आलू वाला सोना नहीं है। वरना तो जाकर के लिखवा देंगे ये तो हमने आलू से बनाया हुआ सोना रखा था। मुझे बताइए, ये लूट वो करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपको सजा देने का मौका मिला है, सबसे पहले सजा देने का मौका आपको मिला है। कमल के निशान पर ऐसे बटन दबाओ, ऐसे बटन दबाओ कि उनको सजा पक्की हो जाए। जैसे उनको फांसी दे रहे हो ना, ऐसे कमल के निशान पे बटन दबाओ। जब मोदी इस घोटाले की जांच करवा रहा है तो हमारे गहलोत साहब मुझे ही कोस रहे हैं। अब ये लोग चाहे कितनी ही गालियां दे, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई तो होकर ही रहेगी। जिन्होंने लूटा है उन्होंने लौटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जिन्होंने लूटा है उनको जेल जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? उनका हिसाब पक्का होगा कि नहीं होगा? ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप लोगों ने मुझे इसी काम के लिए बिठाया है ना, तो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं? ये मोदी की आपको गारंटी है, जो आपने कहा है वो मोदी करके रहेगा। आपने सुना दोस्तों, ये अमित शाह साहब का कहना है कि भूपेश कक्का के राज में बेमतारा लव जिहाद का एक केंद्र बन गया। साहू समाज, लोधी समाज और गौंड समाज की बेटियां इनके निशाने पर हैं, लेकिन भूपेश सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। उनको केवल आप और आपका वोट ही जगा सकता है। बीजेपी की सरकार आएगी तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन भाजपा के बड़े नेताओं का राजनीतिक दोगलापन का आलम तो देखिए। आज जो अमित शाह कह रहे हैं कि भूपेश बघेल की सरकार में महिलाओं के साथ दरिंदगी हो रही है, महिलाओं की अस्मियता का ख्याल रखा नहीं जा रहा है। दर्शकों, क्या आप भूल सकते हैं जंतर मंतर का वो विभत्स विजुअल, वो विभत्स चित्रण, जब हमारे ही देश की अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता महिला पहलवान जंतर मंतर पर भाजपा के ही एक एमपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण की जांच की मांग कर रही थी। जांच छोड़िए, एफआईआर भी तब दर्ज की गई जब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। चंद दिन वह धरना लोकतांत्रिक तरीके से चलता रहा। दिल्ली में जंतर मंतर का वह अस्तित्व है
जंतर मंतर उस प्रतीक के रूप में है जो ये प्रदर्शित निरंतर करता रहता है कि देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में धरना, मतभेद, वैचारिक दूरी का एक स्थान है। लेकिन उसी जंतर मंतर पर, जो कि कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर संसद भवन से है, प्रधानमंत्री के सरकारी निवास स्थान 7 लोक कल्याण मार्ग से है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब के सरकारी निवास से भी चंद किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन जिस रूप में महिला पहलवानों के धरने को फौजी बूटों के सहारे उसकी धमक के दम पर शांत करा दिया जाता है, वह भी इस देश में किसी से छुपा नहीं था। एक और बीजेपी के विधायक कुलदीप सेंगर जो अभी जेल में है, उनके ऊपर भी एक महिला इस देश की बहनों के अस्मिता से खेलने का आरोप लगा। काफ़ी रक्त रंजित हुआ ये मामला, कई हत्याएं भी इसमें हो गई। वह सभी अभी जांच का विषय है, लेकिन कुलदीप सेंगर जेल में है। हालांकि वह कुछ दिन पहले अपनी बेटी की शादी में जरूर शामिल हुए थे। तो ये जो पूरा प्रकरण है, या समझिए कि अमित शाह साहब जो बोल रहे हैं जाकर आपका छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रचार में, वह कहीं ना कहीं बीजेपी की दोहरी नीति को प्रदर्शित कर रहा है, जो इस देश के लोकतंत्र में और लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जनता एक सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत अपनी जिम्मेवारियों के लिए या अपने जीवन के लिए या उनके देश के लिए क्या बेहतर होगा, उसका अधिकार इन नेताओं को देते हैं, जो उनके चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनको देते हैं। लेकिन प्रतिनिधियों की तरफ से इस तरह की दोहरी बात कहीं से भी न्याय संगत नहीं लगती है। एक और बात, एक और भाषण का मैं जिक्र करूंगा। वह भाषण खुद प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान से दिया। प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि जिस तरह से परिवार की माताएं बहनें दिवाली की सफाई करती हैं तो घर का कोना कोना साफ करके गंदगी साफ करती हैं, उसी तरह से हमको अब कांग्रेस को साफ करना है। बोलो करोगे ना? प्रधानमंत्री मोदी की हाँ में हाँ मिलाते हुए मोदी मोदी के नारे लोग लगाने लगे। मोदी ने कहा कि कमल का बटन ऐसे दबाना है जैसे तुम भ्रष्टाचारियों और लुटेरे को फांसी दे रहे हो। माफ करिएगा दर्शकों, इस शब्द पर आप थोड़ा गौर कीजिए, फांसी दे रहे हो। क्या इस तरह की शब्द को कहीं से भी राजनीतिक संसदीय भाषा वाला शब्द कहा जा सकता है? पीएम मोदी की भाषा किसी न किसी रूप में समाज में उन्माद और वैमनस्य फैलाने वाली कही जा सकती है। भाजपा का विकास कितना ताकतवर है, उसकी पोल हर चुनावी प्रचार के दौरान खुलती है, चाहे फिर वह किसी भी राज्य का चुनावी प्रचार क्यों ना हो। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट के साथ। धन्यवाद।